डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर आयन। नाम से ही ज़ाहिर है कि एक मॉलिक्यूल जिसके ऊपर चार्ज होगा उसे हम मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे। अब मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज कैसे आ सकता है? वैसे ही आएगा जैसे एक एटम के ऊपर आता था। हम आयन्स में एटम को स्टडी कर चुके हैं कि आयन क्या होते हैं। ऐसी स्पीशीज जिस पर कोई चार्ज हो, वो चार्ज दो तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ऐसी चीज़ जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसे हम क्या कहते थे? केटाइन कहते थे। और जिस पर नेगेटिव चार्ज हो उसे हम एनाइन कहते थे। केटाइन कैसे बनते थे? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते थे। और एनाइन कैसे बनते थे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते थे। सेम इसी तरह यहाँ पर मॉलिक्यूलर आयन में भी यही चीज़ है कि होल मॉलिक्यूल, अगर एक मॉलिक्यूल में से कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो लूज होगा, तो हम सेम इसी तरह मॉलिक्यूलर आयन में ये जो मॉलिक्यूलर आयन है ये लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं कि पूरे मॉलिक्यूल में से कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज हो या गेन हो तो हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन बन जाते हैं। ये मॉलिक्यूलर आयन भी फिर सेम उसी तरह कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन भी होते हैं और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन भी होते हैं। और फिर उसी तरह के कैटायनिक जो मॉलिक्यूलर आयन होते हैं वो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं फ्रॉम अ मॉलिक्यूल, और जो एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन होते हैं वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। अब इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो डेफिनेशन, सेकंड एग्जाम्पल और थर्ड फॉर्मेशन। मतलब कि सबसे पहले मॉलिक्यूलर आयन को डिफाइन करना, उसके बाद उसकी एग्जाम्पल्स होती हैं और लास्ट पर ये फिर बनता कैसे है। अब इसकी जो डेफिनेशन है हम इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे कि आयन फॉर्म्ड बाय लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मॉलिक्यूल। उसके एग्जांपल CH4 हैं। ये कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन की एग्जांपल दी हुई है। तो या फिर आप इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, इफ़ अ मॉलिक्यूल हैविंग नेट चार्ज इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन, तो उसे भी हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। अब फॉर्मेशन इसकी किस तरह से होती है कि ये जो मॉलिक्यूलर आयन है ये किस तरह से बनते हैं। मॉलिक्यूलर आयन जो हैं वो बनते हैं ऐड या रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन से, एडिशन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं फ्रॉम अ मॉलिक्यूल। तो हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर आयन इज फॉर्म्ड व्हेन वी ऐड और रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मॉलिक्यूल। इसके एग्जांपल ले लें, H2 प्लस O2 प्लस N2 प्लस। अब ये जो प्लस का मतलब है दैट मीन कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, लूज हुआ है। सिमिलरली इसी तरह CH4 प्लस, ये मॉलिक्यूल ले लें, एक मॉलिक्यूल है और ये एक स्टेबल स्पीशी है। मतलब कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन होते हैं और हमारे पास एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन होते हैं। अब हमारे पास फिर मेथड्स आ जाते हैं, हमारे पास मेथड आ जाते हैं, मेथड टू फॉर्म मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन बनने के लिए कितने मेथड होते हैं? 2 मेथड होते हैं। मॉलिक्यूलर आयन इस तरह से भी बन सकते हैं, बाई पासिंग फास्ट इलेक्ट्रॉनिक बीम इन गैसियस फेज, या फिर बाई पासिंग अल्फा रेज या अल्फा पार्टिकल्स थ्रू अ गैस। अगर शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाए कि हाउ मॉलिक्यूलर आयन्स आर फॉर्म्ड, तो आप कह सकते हैं कि दे आर जनरेटेड बाई पासिंग हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स और अल्फा पार्टिकल थ्रू अ गैस। किसी भी गैस में से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन या अल्फा पार्टिकल जब पास करते हैं तो तब ही ये मॉलिक्यूलर आयन्स हमारे पास बनते हैं। जो अल्फा रेज हैं ये हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, एक होता है न्यूक्लियस और एक होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यूज़ होता है सिंगल, और जो न्यूक्लियस है वो प्लूरल, जमा के लिए इस्तेमाल होता है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स होते हैं ना, तो अगर एक एटम होगा तो उसका न्यूक्लियस भी एक होता है, इसलिए हम उसके लिए वर्ड न्यूक्लियस यूज़ करते हैं। कोई मॉलिक्यूल है तो उसमें फिर 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स हो सकते हैं, इसके लिए वहाँ पर हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो होता है न्यूक्लियाई। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटिव एटॉमिक मास। किसी भी एटम का अगर आप मास निकालना चाहते हैं तो डेफिनेटली इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि कोई भी एटम इतना छोटा होता है कि उसे हम तराजू पर तो तोल ही नहीं सकते। तो आप फिर रिलेट करते हैं किसी भी एटम के मास को किसी दूसरे एटम के मास के साथ। पहले तो ऐसे होता था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो रिलेटिव एटॉमिक मास होते थे उनकी कैटेगरी में यूज़ किया जाता था।
और आज हम फिर मॉडर्न साइंस में IUPAC ने कार्बन को ये जगह दे दी है। पहले क्या होता था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिलेटिव एटॉमिक मास की कैटेगरी में यूज़ किया जाता था, और आज की जो मॉडर्न साइंस है इसमें IUPAC ने कार्बन को ये जगह दे दी है कि आप कार्बन से हर एटम का मास कंपेयर करके निकाल लेंगे। आप यहाँ से कार्बन को ये जगह दी है कि आप कार्बन से हर एटम का मास कंपेयर करके निकाल लेंगे। सो रिलेटिव एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू द मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। उसको हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। दैट C12 जो लिखा हुआ है दैट इज द एटम, 12 जो है वो है इसका एटॉमिक मास या मास नंबर, और जो 6 लिखा हुआ होता है वो 6 होता है इसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन, और एटॉमिक मास या मास नंबर मीन सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसमें आपने कार्बन 12 को नॉमिनेट करना है। इसमें क्या करना है कि कार्बन 12 को नॉमिनेट करना है, दैट इज द एटम, ये C12। जैसे आप तमाम, अगर आप कार्बन 12 को नॉमिनेट करेंगे तो इससे फिर आप तमाम एलिमेंट्स के मासेस आसानी से निकाल सकते हैं, जिन्हें आप AMU भी कहते हैं। AMU एब्रीविएशन है एटॉमिक मास यूनिट का। अब हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है 1.008 है, दैट इज AMU। और इसी तरह ऑक्सीजन जो है उसका जो होता है वो होता है 15.9, और जो नियान का होता है वो होता है 20.1। इसी तरह आप इनको राउंड ऑफ करके ज़्यादातर इनके फिगर को लिखते हैं, मतलब जैसे है 15.9 और 1.008 और नियान का था 20.1। और इसके बाद फिर क्लोरीन का जो होता है वो 30.45, इसको आप, इसके बाद क्लोरीन का होता है 35.45, इसको आप राउंड ऑफ करके 35.5 लिखते हैं। कॉपर का होता है 63.5 है, इसको आप 64 लिख लेते हैं। इसी तरह यूरेनियम का होता है 238.0, इसको आप सिंपल 238 के ज़मरे में ही रखते हैं, इसको आप 238 के ज़मरे में ही रखते हैं। सो वी कैन से दैट जो रिलेटिव एटॉमिक मास है तो वो होता है, इसके लिए जो आप यूनिट यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। तो द यूनिट टू यूज़ टू एक्सप्रेस द रिलेटिव एटॉमिक मास इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं AMU से। याद रखिएगा AMU जो है दैट इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास।